एपिसोड 36 में क्रिलिन और गोहान को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलती है। नामेक की ड्रैगन बॉल से विशेष मांगने का सिस्टम अर्थ से थोड़ा अलग है। यहाँ 3 विशेष तो मांगी जा सकती थी, लेकिन एक विश से सिर्फ एक ही इंसान को जिंदा किया जा सकता था, इसलिए उन्हें हर विश बहुत सोच समझकर यूज करनी थी। डिसीजन लेने के लिए वो किंग काई के जरिए अदर वर्ल्ड में मौजूद अपने दोस्तों से बातें करते हैं। सब मिलकर पहले विश डिसाइड करते हैं पिकोलो को दोबारा जिंदा किया जाए। जैसे ही पिकोलो जिंदा होता है, उसके साथ कामी भी वापस आ जाते हैं और कामी के लौटते ही अर्थ की ड्रैगन बॉल्स भी दोबारा एक्टिव हो जाती हैं। मतलब एक विश में 2 बड़े काम हो गए। अब दूसरी विश का टाइम आता है। इस बार वो डिसाइड करते हैं कि पिकोलो को सीधा प्लैनेट नामेक बुला लिया जाए ताकि वो फ्रीजा से लड़ने में मदद कर सके। विश तो पूरी हो जाती है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है। पिकोलो नामेक पर तो आ जाता है, पर ग्रुप के पास नहीं। वो प्लैनेट के किसी और ही कोने में पहुंच जाता है और जब वो तीसरी विश के बारे में सोच ही रहे होते हैं, तभी वजीटा की आंख खुल जाती है और बिल्कुल खुश नहीं था। उसे तुरंत समझ आता है कि अभी एक विश बाकी है, इसलिए वो सीधा डेंडे को ऑर्डर दे देता है, मुझे इमॉर्टल बना दो। क्रिलिन को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। कौन ही वजीटा जैसे बंदे को हमेशा के लिए अमर बनाना चाहेगा। लेकिन दूसरी तरफ फ्रीजा भी बस कुछ ही मिनट दूर था और वजीटा से भी ज्यादा खतरनाक था। इसी उलझन के बीच जब डेंडे तीसरी विश बोलने ही वाला होता है, सब कुछ अचानक रुक जाता है। ग्रैंड एल्डर गुरु की मौत हो चुकी होती है और उनके मरते ही नामेक की ड्रैगन बॉल्स पत्थर बन जाती हैं और पूरी तरह बेकार हो जाती है। बस आखिरी विश वहीं खत्म हो जाती है। वजीटा को यकीन ही नहीं होता, उसकी इमोर्टैलिटी उसके सामने ही हाथ से निकल जाती है और जैसे ये सब काफी नहीं था, तभी फ्रीजा भी वहां पहुंच जाता है। एक नजर में उसे सब समझ आ जाता है कि क्या हुआ है। उसकी इमोर्टैलिटी की विश भी उसे छिन चुकी थी और वो गुस्से से पागल हो उठता है। अब फ्रीजा साफ कह देता है कि अब वो बिल्कुल भी रहम नहीं करेगा और वहाँ मौजूद हर इंसान इसका अंजाम भुगतेगा। भाई गोकू जल्दी रिकवर हो जा। एपिसोड 37 में पिकोलो जिंदा होकर नामेक पर आने के बाद बिना टाइम वेस्ट किए गोहान की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी मुलाकात नेल से होती है, जो फ्रीजा से लड़ते लड़ते बुरी तरह घायल हो चुका था। नेल समझ जाता है कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, इसलिए वो पिकोलो को एक ऑफर देता है। दोनों फ्यूज हो जाते हैं और नेल वादा करता है कि इस फ्यूजन से पिकोलो की पर्सनैलिटी नहीं बदलेगी, सिर्फ उसकी ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। पिकोलो थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मान जाता है और फ्यूजन होते ही उसकी पावर एकदम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है। उधर बैटलफील्ड में फ्रीजा अब भी अपनी पहली फॉर्म में वजीटा, क्रिलिन और गोहान से लड़ रहा होता है, लेकिन कुछ देर बाद वजीटा के ताने सुनने के बाद फ्रीजा का पेशेंस खत्म हो जाता है और वो अपनी सेकंड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसका पूरा शरीर और भी बड़ा और डरावना हो जाता है और इसकी पावर लेवल सीधा लगभग 10 लाख तक पहुंच जाती है। भाई ये तो पागलपन है। अपनी ताकत दिखाने के लिए फ्रीजा तुरंत एक डेथ स्टॉर्म अटैक चला देता है, सिर्फ ये बताने के लिए कि कितना ओवर पावर है। फिर अचानक उसकी नजर डंडे पर पड़ती है और वो सीधा उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। क्रिलिन लास्ट सेकंड पर डंडे को धक्का देकर बचा लेता है, लेकिन इसकी जगह फ्रीजा का सींग सीधा क्रिलिन के आर पार चले जाता है। अरे नहीं, अगले एपिसोड में फ्रीजा क्रिलिन को सींग से उछालकर ऐसे पानी में फेंक देता है जैसे वो कोई चीज ही ना हो। ये देखते ही गोहान का गुस्सा फट पड़ता है। क्रिलिन की हालत देखकर उसकी हिडन पावर फिर से जाग उठती है। उसकी पावर लेवल इतनी बढ़ जाती है कि फ्रीजा और वजीरा दोनों हैरान रह जाते हैं। गोहान बिना रुके फ्रीजा पर एनर्जी ब्लास्ट की बारिश कर देता है। एक पल के लिए तो लगता है कि शायद फ्रीजा सच में मर जाएगा, लेकिन फिर भी गोहान का ध्यान क्रिलिन को ढूंढने में लग जाता है। खुशकिस्मती से डंडे क्रिलिन को बचा लेता है और अपनी हीलिंग पावर से उसका इलाज शुरू कर देता है। उधर फ्रीजा फिर से संभल जाता है और इस बार सीधा गोहान पर टूट पड़ता है। इस फाइट में गोहान का कोई चांस ही नहीं था। फ्रीजा उसे बुरी तरह पीटता है। वजीटा भी बीच में आता है, लेकिन उसके अटैक से फ्रीजा को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। अब भी उनके बीच पावर का गैप बहुत ज्यादा था। जब फ्रीजा गोहान को खत्म ही करने वाला होता है, तभी डंडे के हील करने के बाद वापस आए क्रिलिन दूर से डिस्ट्रक्टिव डिक्स चला देता है और इस बार अटैक सीधा फ्रीजा की पूंछ काट देता है। ये पहली बार था जब फ्रीजा को सच में नुकसान हुआ। क्रिलिन और भी डिस्ट्रक्टिव डिक्स चलाता है, लेकिन फ्रीजा जल्दी उनका पैटर्न समझ जाता है और अब अटैक्स डॉज कर लेता है। उधर डंडे गोहान को हील कर रहा होता है, जबकि क्रिलिन फ्रीजा को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। सही मौका देखकर वो सोलार फ्लेयर यूज करता है। फ्रीजा कुछ देर के लिए अंधा हो जाता है और क्रिलिन सबके साथ दोबारा रीग्रुप कर लेता है। अब वजीटा, गोहान और क्रिलिन तीनों मिलकर एक साथ फ्रीजा पर पूरी ताकत से अटैक करते हैं। वो फ्रीजा का थोड़ा डैमेज तो पहुंचा देते हैं, लेकिन उसे रोकने के लिए इतना काफी नहीं था और जैसे ही सब अगले अटैक के लिए तैयार होते हैं, तभी पिकोलो बैटल फील्ड पर एंट्री मारता है। ऑरा का असली बादशाह आ गया। एपिसोड 39 में पिकोलो नेल के साथ फ्यूज होने के बाद अपनी जबरदस्त नई
पावर के साथ बैटलफील्ड पर पहुंचता है और बिना एक सेकंड गवाए सीधा फ्रीजा का सामना करता है। शुरुआत में हैरानी की बात यह होती है कि दोनों की फाइट लगभग बराबरी की चलती है। पिकोलो पहली बार किसी भी फाइटर की तरह फ्रीजा का सामना कर पा रहा था। दोनों एक दूसरे पर लगातार अटैक्स करते रहते हैं और पिकोलो भी बिना पीछे हटे उसका जवाब देता रहता है। लेकिन थोड़ी देर बाद पिकोलो को एहसास होता है कि फ्रीजा अब भी उससे थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो एक और कदम आगे बढ़ाता है। वो अपना वेटेड ट्रेनिंग गियर उतार देता है और उसके बाद सब कुछ बदल जाता है। पिकोलो की स्पीड और पावर दोनों एकदम बढ़ जाती है। अब फ्रीजा को पहली बार डिफेंस में जाना पड़ता है। कुछ पल के लिए तो सच में लगता है कि शायद अब फ्रीजा को हराया जा सकता है, लेकिन तभी फ्रीजा एक और ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता है। भाई ये फॉर्म तो और भी ज्यादा डरावनी थी। फ्रीजा की थर्ड फॉर्म पहले से भी ज्यादा मॉन्स्टर जैसी लग रही थी और बस एक ही पल में पूरी फाइट दोबारा पलट जाती है। पावर गैप पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता और अब पिकोलो ही पीछे ढकेल दिया जाता है। फ्रीजा लगातार अटैक करना शुरू कर देता है। अपनी डेडली फिंगर बीम से वो पिकोलो को बुरी तरह दबा देता है। ये देखकर गोहान तुरंत अपने मेंटर की मदद के लिए आ जाता है। क्रिलिन भी आगे बढ़ने वाला होता है, लेकिन वजीटा उसे रोक देता है। लड़ने के बजाय वजीटा क्रिलिन से कहता है कि वो अपना सबसे पावरफुल अटैक उस पर चला दे। उसका प्लान काफी अजीब था। वो चाहता था कि वो मौत के करीब पहुंच जाए, फिर डंडे उसे हील करे और सैयन एबिलिटी की वजह से उसकी पावर बहुत बढ़ जाए। उसका मानना था कि शायद इसी तरह वो सुपर सैयन बन सके। अब ये प्लान काम करेगा या नहीं, ये देखना बाकी था। एपिसोड 40 में गोहान फ्रीजा पर लगातार प्रेशर बनाए रखता है और इस बार उसका अटैक सच में फ्रीजा को इम्पैक्ट करता है। फ्रीजा पहले अटैक डॉज कर लेता है, लेकिन गोहान तुरंत दूसरा ब्लास्ट चला देता है, जिसे रोकने में फ्रीजा को भी थोड़ी मुश्किल होती है। कुछ देर के लिए लगता है कि शायद वो लोग फ्रीजा को पीछे ढकेल देंगे, लेकिन तब फ्रीजा डिसाइड करता है कि अब अपनी सबसे पावरफुल फॉर्म दिखाने का वक्त आ गया है और अपनी फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर देता है। इसी बीच वजीटा भी अपना प्लान शुरू कर देता है। वो क्रिलिन से कहता है कि उसे इतना डैमेज पहुंचाए कि वो मौत के करीब पहुंच जाए, फिर डंडे उसे हील करेगा और उसकी पावर बहुत बढ़ जाएगी। उसके हिसाब से ये सुपर सैयन बनने का सबसे बड़ा चांस था। मजबूरी में क्रिलिन उस पर अटैक कर देता है और वजीटा बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन जब डंडे उसे हील करने को कहा जाता है तो डंडे सीधा मना कर देता है। ये सुनते ही वजीटा बस देखता रह जाता है और कुछ ही पल बाद बेहोश होकर गिर पड़ता है। उसका पूरा प्लान वहीं फेल हो जाता है। उसके बाद डंडे पिकोलो को हील करता है। पिकोलो फिर डंडे से कहता है कि वजीटा को भी ठीक कर दो, चाहे वजीटा कितना भी बुरा हो। फ्रीजा उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है और ये बात गलत भी नहीं थी। उधर फ्रीजा अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पूरी कर लेता है और अब वो अपनी फाइनल फॉर्म में था। पहले से ज्यादा फास्ट, पहले से ज्यादा पावरफुल और पहले से कहीं ज्यादा डेंजरस। ट्रांसफॉर्मेशन के तुरंत बाद ही वो डंडे को मार देता है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि डंडे ही सबको हील कर रहा था। बस उनकी आखिरी हीलिंग होप भी वहीं खत्म हो जाती है। क्रिलिन, गोहान और पिकोलो तीनों मिलकर फ्रीजा पर अटैक करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फ्रीजा इतनी आसानी से उनके अटैक्स डॉच करता है, वो हिल भी नहीं रहा हो। उधर जमीन पर पड़ा वजीटा सब कुछ देख रहा होता है और पहली बार उसे एहसास होता है कि फ्रीजा उसकी सोच से भी ज्यादा कई गुना ज्यादा पावरफुल है। एपिसोड के एंड में फ्रीजा एक डेथ बीम सीधा गोहान की तरफ चला देता है और इस बार बचने का बिल्कुल भी वक्त नहीं था। भाई ये बंदा हर बार बच्चों के पीछे ही क्यों पड़ा रहता है। एपिसोड 41 में जैसे ही फ्रीजा का डेथ बीम गोहान को लगने वाला होता है, वजीटा अचानक बीम में आ जाता है और लास्ट सेकंड पर उसको अटैक को हटा देता है। गोहान चैन की सांस लेता है, लेकिन वजीटा तुरंत साफ कर देता है कि उसने ये सब गोहान को बचाने के लिए नहीं किया, वो बस अपनी नई पावर टेस्ट करना चाहता था। वजीटा जोर से ऐलान करता है कि अब वो आखिरकार सुपर सैयान बन चुका है। एक पल के लिए सच में ऐसा लगता भी है, उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो सीधा फ्रीजा पर टूट पड़ता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। धीरे धीरे वजीटा का कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि इतनी पावर मिलने के बाद भी वो फ्रीजा के आसपास भी नहीं पहुंच सका। जिंदगी में पहली बार वजीटा के अंदर लड़ने की इच्छा ही खत्म हो जाती है और फ्रीजा इसी मौके का पूरा फायदा उठाता है। वो पल भर में फाइट को रुख बदल देता है और वजीटा को बिना किसी रहम के पीटना शुरू कर देता है। जैसे ही इतना काफी नहीं था, वैसे ही वो वजीटा का मजाक भी उड़ाता है। एपिसोड 41 में फ्रीजा वजीटा का मजाक उड़ाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें हमेशा अपने साथ रखा, तुम्हें खास ट्रीटमेंट दिया और बदले में तुमने मेरे साथ यही वफादारी दिखाई। उसके बाद गोहान बीच पर आकर वजीटा की मदद करना चाहता है, लेकिन पिकोलो उसे रोक देता है। उसे पता था कि अभी गोहान कुछ भी कर ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और तभी सिचुएशन बदलनी शुरू होती है। फ्रीजा की स्पेसशिप के अंदर से गोकू हीलिंग चेंबर से बाहर निकलता है। आखिरकार
भाई इस रिकवरी में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन सिर्फ रिकवरी नहीं हुआ था, अब वो पहले से भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। खुद गोकू को भी महसूस हो रहा था कि उसकी पावर एक नए लेवल पर पहुंच चुकी है। बस अब असली फाइट शुरू होने वाली थी। एपिसोड 42 में गोकू की प्रेजेंस महसूस होते ही फ्रीजा का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। उसे तुरंत लगता है कि इस सैयन में कुछ अलग बात है। अरे भाई कोई इसे बताओ, ये स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। उधर वजीटा मुश्किल से होश में था, लेकिन अपनी आखिरी ताकत जोड़कर वो गोकू से कहता है कि वो सच में सुपर सैयन बन चुका है। ये सुनते ही फ्रीजा गुस्से से भर उठता है और बिना कुछ सोचे एक डेथ बीम सीधा वजीटा पर चला देता है। अटैक उसके दिल के आर पार निकल जाता है और वजीटा समझ जाता है कि उसके पास अब सिर्फ कुछ ही पल बचे हैं। अपनी आखिरी सांसों में वजीटा गोकू को पूरा सच बताता है। प्लैनेट वजीटा किसी एस्ट्रॉयड से तबाह नहीं हुआ था, उसे फ्रीजा ने खुद उड़ा दिया था, क्योंकि उसे डर था कि एक दिन सैयन्स इतने पावरफुल हो जाएंगे कि उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। सबसे दुख की बात यह थी कि सैयन्स उसके लिए वफादारी से काम करते थे, पर फिर भी फ्रीजा ने उन्हें धोखा दे दिया। हमने उसका हर ऑर्डर माना, फिर भी उसने हमें धोखा दिया, हमारी पूरी कौम को कचरे की तरह मिटा दिया और आज हम में से बस कुछ ही लोग बचे हैं। ये सब कहने के बाद वजीटा हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेता है। सच कहूँ इस सीन में वजीटा के लिए बुरा ज़रूर लगता है। उसके बाद गोकू वजीटा की सैयन प्राइड की तारीफ करता है और समझ जाता है कि इतने सालों से फ्रीजा के लिए काम करना ही वजीटा के अंदर की सबसे बड़ी चलन थी। गोकू वहीं पर वजीटा की कब्र बनाता है और एक सैयन वॉरियर को इज्जत के साथ दफनाता है। उसके बाद वो अपना पूरा ध्यान सामने खड़े फ्रीजा पर लगा देता है। अब शुरू होने वाली थी ड्रैगन बॉल की सबसे लेजेंडरी फाइट्स में से एक। एपिसोड 43 में गोकू और फ्रीजा आखिरकार आमने सामने आ जाते हैं और शुरू से ही साफ हो जाता है कि ये फाइट किसी के लिए भी आसान नहीं होगी। फ्रीजा को लगा था कि वो गोकू को कुछ ही पलों में हरा देगा, लेकिन गोकू उसकी सोच से कहीं ज़्यादा टफ निकला। दोनों सीधा एक दूसरे से टकराते हैं, पंच के बदले पंच, किक के बदले किक। स्पीड और पावर में दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं। दूर खड़े पिकोलो, गोहान और क्रिलिंग बस हैरानी के साथ ये सब देखते रह जाते हैं। सच तो ये है कि उन्हें फाइट ठीक से दिख भी नहीं रही थी, दोनों इतनी स्पीड से लड़ रहे थे। फाइट के दौरान गोकू एक इम्पॉर्टेंट बात नोटिस करता है, फ्रीजा खुद से एनर्जी सेंस नहीं कर सकता, वो सिर्फ स्काउटर पर डिपेंड करता है। गोकू इसी वीकनेस का फ़ायदा उठाता है, वो अपनी एनर्जी छुपा लेता है और कई बार फ्रीजा को सरप्राइज कर देता है, लेकिन फ्रीजा भी जल्दी ही सिचुएशन समझ जाता है। एक वक्त पर वो गोकू को एक बहुत बड़े एनर्जी स्फीयर के अंदर कैद कर लेता है और अगले ही पल उसे ब्लास्ट कर देता है। इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है कि सबको लगता है बस फाइट यहीं ख़त्म हो गई। कुछ देर के लिए तो ऐसा ही लगता है कि गोकू मर चुका है, लेकिन ये गोकू है। धुएं के बीच से वो दोबारा बाहर निकल आता है। कपड़े ज़रूर फट चुके थे, लेकिन वो अब भी सीधा खड़ा था। तब पिकोलो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलता है, जितनी डेंजरस ये फाइट अभी तक लग रही है, सच ये है कि ना गोकू ने अभी तक अपनी पूरी पावर यूज़ की है और ना ही फ्रीजा ने। मतलब ये दोनों अभी तक सिर्फ एक दूसरे को टेस्ट कर रहे थे। और सोचो अगर ये सिर्फ वार्म अप था तो असली फाइट कितनी खतरनाक होने वाली है। एपिसोड 44 में गोकू और फ्रीजा की फाइट और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। कुछ देर तक तो लगता है कि गोकू अच्छी तरह फ्रीजा का सामना कर रहा है, लेकिन तभी फ्रीजा एक ऐसी बात बताता है जो सबको हिला देती है। वो कहता है कि अब तक उसने अपनी 50% पावर भी यूज़ नहीं की है, और ये सिर्फ ये बात कहकर नहीं, वो इसे प्रूव भी करता है। फ्रीजा अपनी पावर को सिर्फ 30% तक बढ़ाता है और उसी पल पूरा मैच पलट जाता है। गोकू पूरी कोशिश करता है उसका सामना करने की, यहाँ तक कि वो कैकॉन को 10 गुना ज़्यादा भी यूज़ कर लेता है, लेकिन इस बार भी ये काफ़ी नहीं होता। अब फ्रीजा पूरी तरह फाइट कंट्रोल कर रहा था और गोकू को आसानी से ओवर पावर कर देता है। इसी बीच स्टोरी एकदम अजीब मोड़ लेती है। बुल्मा की मुलाकात कैप्टन गिनियो से होती है, जो अभी भी एक नामेकियन मेंढक की बॉडी में फंसा हुआ था। बुल्मा उसकी बात समझ नहीं पाती, इसलिए वो तुरंत एक छोटा सा ट्रांसलेटर बना लेती है ताकि पता चल सके कि मेंढक क्या बोल रहा है। लेकिन ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। जैसे ही गिनियो दोबारा बात करने के लायक होता है, वो बिना एक सेकंड गवाए अपनी बॉडी चेंज टेक्निक यूज़ कर देता है और देखते ही देखते बुल्मा और गिनियो की बॉडीज आपस में बदल जाती है। अब बुल्मा एक मेंढक की बॉडी में फंस चुकी थी और गिनियो बुल्मा की बॉडी में। मोरल ऑफ द स्टोरी बच्चों, कभी भी बोलने वाले मेंढक से बात मत करना। अब गिनियो बुल्मा की बॉडी लेकर सीधा बैटलफील्ड की तरफ निकल पड़ता है और बेचारी फ्रॉग वाली बुल्मा को भी साथ घसीट कर ले जाता है। उसका अगला प्लान और भी डेंजरस था। इस पर वो किसी और भी पावरफुल बॉडी को चुराना चाहता था और उसकी नज़र सीधा पिकोलो पर थी। सच में ये बंदा कितना अजीब विलन है।